हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एनसीईआरटी आधारित जो प्रश्न हैं, जो आप लोगों की आगामी जो एग्जाम्स है, चाहे वो सीटेट की एग्जाम हो, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती की एग्जाम हो, चाहे आपकी DSSB की एग्जाम्स हो, चाहे आप लोगों की यूपी के अंदर में जो है फ्रेंड्स, अब आप लोगों का एक आपको पता है कि आयोग का जो है गठन हो चुका है। आयोग के जो है कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो आ चुके हैं, सदस्यों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। तो वहां पर मैं आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेंगी, तो वहां पर भी ये सारे क्वेश्चंस काम आएंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ। ठीक है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से आप लोग क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। और जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है, और जो है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी सेशन को लाइक कर दिया है। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि 300 प्लस लोग यहाँ पर में ऑलरेडी जो है सेशन को लाइक कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का। जहाँ भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखा दूंगा यहाँ पर में, आप लोग देखिए यहाँ पर में। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर में इस क्वेश्चन की कि स्ट्रेटोस्फियर हैज आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ठीक है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल कौन सी वाली लेयर है आप लोगों की? ठीक है, आपकी सेकंड नंबर की लेयर है। सबसे पहली बात तो समताप मंडल कौन से नंबर की लेयर है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर में। ओके, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग कि स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल कौन से नंबर की लेयर है? सेकंड वाली लेयर है। अब देखिए, जितनी भी मौसम वाली घटनाएं हैं वो सारी की सारी फर्स्ट लेयर में कंप्लीट हो जाती है, बादल वगैरह। ठीक है, सेकंड लेयर के अंदर में कोई भी बादल वगैरह नहीं होता। इसी वजह से एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी लेयर मानी जाती है सेकंड वाली लेयर आप लोगों की। ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना है, ठीक है, और बादल वगैरह भी नहीं रहेंगे। तो फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड रिलेटेड वेदर फिनोमेना, बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ठीक है, ये समताप मंडल को जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए एक आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। और ये आप लोग देख सकते हो कि 20 अगस्त 2023 में सीटेट में भी आ चुका है। हो सकता है टीआरई के अंदर में आप लोगों से पूछ लिया जाए, हो सकता है आप लोगों से DSSB में पूछ लिया जाए, हो सकता है किसी और एग्जाम में पूछ लिया जाए आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सभी को समझ में आ गया यहाँ पर में? जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड, 85% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था पोल में। तो लाइव आप लोगों को सेशन अटेंड करना है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सही आंसर पोल में दे पाए। आप एनसीईआरटी के अंदर में देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का कि समताप मंडल जो है आपका स्ट्रेटोस्फियर, यह पदार्थ बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। इसके कारण यहां पर में हवाई जहाज उड़ाना आदर्श होता है। ये लगभग जो है 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। तो ये भी आप लोग याद रखोगे, इसकी हाइट लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। एवरेज हाइट इसकी कितनी है स्ट्रेटोस्फियर की? 50 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे। तो आप लोगों की जो पहली जो लेयर है आप लोगों की, एज पर एनसीईआरटी स्ट्रेटोस्फियर की जो ऊंचाई होती है आप लोगों की समताप मंडल की, ठीक है, आप लोगों का जो शोभ मंडल होता है आप लोगों का, जो पहली लेयर होती है आप लोगों की, उसकी ऊंचाई होती है, एवरेज ऊंचाई बता रहा हूं आपको, 13 किलोमीटर है। एज पर एनसीईआरटी बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है और सीटेट में भी। ठीक है, एवरेज ऊंचाई पहली वाली का होता है 13 किलोमीटर और सेकंड वाली की जो ऊंचाई है स्ट्रेटोस्फियर की वो है 50 किलोमीटर। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स जल्दी से आप लोगों के, और उन क्वेश्चंस के भी आंसर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का, और आप लोगों को काफी जो है कुछ सीखने भी मिलेगा उस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। देखिए यहाँ पर में, देखिए एनसीईआरटी यहाँ पर में एक ये भी लगा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, जीआई फाइल लगी हुई है, आप लोग इसको समझिए। यहाँ पर में सी केव्स, जो तटीय क्षेत्र होते हैं आप लोगों के, मतलब कि समुद्री किनारे, वहां पर में समुद्री गुफाएं बनती है। ठीक है, समुद्र के किनारे पे समुद्री गुफाएं, वाह कितना बढ़िया लगेगा ना। ठीक है, आप इमेजिन करो बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, बहुत तेज बारिश आ रही है, ठीक है, आप समुद्र के किनारे पर हो और आप समुद्र के किनारे पे जो गुफा बनी हुई है उसके नीचे में आप लोग आश्रय लेके बैठे हुए हो। ठीक है, तो कितना मतलब एक थ्रिल आएगा लाइफ के अंदर में। तो सी केव्स आर फॉर्म्ड इन कोस्टल एरियाज, सेलेक्ट द सुटेबल रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स। चलिए, तो आपको बताना है ये समुद्री गुफाओं के बनने का कारण क्या है। तो समुद्री गुफाओं के, जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख भी पा रहे होंगे, और मैं यहाँ पर मैं जो आभा शुक्ला जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत प्यारा सा यहाँ पर मैं एक इमेज आप लोगों के लिए लगाया है। ठीक है, आप देख रहे हो समुद्र की जो लहरें हैं, ठीक है, वो क्या करती है, समुद्र की जो तरंगे है वो लगातार जो है टकराती रहती है उन चट्टानों से जो समुद्री किनारे पर होती है। ठीक है, समुद्री किनारों से। तो तरंगों के द्वारा अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है आप लोगों का इरोजन, तोड़ना, घसीटना, ठीक है, खरोचना, ये आप लोगों का जो है इरोजन कहलाता है, अपर्दन बोलते हैं। और डिपोजिशन का मतलब होता है जो चीज उखाड़ के लाए है उसको कहीं पे जमा कर देना, निक्षेपण, डिपोजिशन। तो कंटिन्यूअस वेव्स जो है वो तो तरंगे होती है ना, वो कहीं से उखाड़ती है और कहीं पे जमा करती है।
तो इरोजन एंड डिपोजिशन जो होता है वेव्स का, ये प्रक्रियाओं के कारण कई सारे जो है वो आपके फेनोमेना बनते हैं, ठीक है। उसी के कारण जो है वो सी केव्स भी बनती है आपकी। एनसीईआरटी के अंदर में आप लोग देखिए आपका दिया हुआ है कि समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण जो है वो स्थलीय जो तटीय स्थलाकृतियां है वो बनाते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म बनाते हैं। अब कोस्टल लैंडफॉर्म में अलग अलग चीजें होती है, एक होती है समुद्री गुफा। समुद्री गुफा में क्या होगा आपका, समुद्री गुफा के अंदर में जो है आपका पानी यहां से जाएगा और वापस आएगा। गुफा के अंदर में क्या होता है, ठीक है, खुलजा सिमसिम गुफा देखा आप लोगों ने, गुफा के अंदर यहीं से जा सकते हो और यहीं से वापस भी आ सकते हो। जबकि जो तटीय मेहराब होता है आप लोगों का, ठीक है, जिसको आर्च बोलते हो आप लोग, इसमें क्या होता है ना कि इतना टकराती है कि आर पार हो जाती है, ठीक है। आर पार मतलब कि जो पहले गुफा बनेगी आपकी, फिर बार बार और अंदर में जा जाके जो है वो समुद्री गुफा समुद्री लहरें टकराती जाएंगी, तो वो आर पार कर देंगी उसका। यहाँ पर में आप देखिए, और इस तरीके से केवल जो है छत बच जाती है और यहाँ पर में आप आर पार जा सकते हो। उसको तटीय मेहराब बोला जाता है। तो तटीय मेहराब भी बनता है, एनसीईआरटी की इमेज है आपकी, ठीक है। इसको आप लोग आर्च बोलते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स क्या होता है कई बार कि आपकी ये जो है ना हवा कई बार पानी जो है उसका स्तर बढ़ जाता है, तो कई बार ये छत भी टूट जाती है और केवल जो है दीवार बच जाती है इस प्रकार की। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो केवल दीवार खड़ी रह गई है, ऐसी कई सारी दीवारें खड़ी रहती है, इसको बोलते हैं स्टैक। तो अगर मान लो कि सबसे पहले क्या बनेगा, गुफा बनेगी, केव बनेगी आपकी, केव समुद्री गुफाएं। फिर उसके बाद में तटीय मेहराब बनेगा, सी आर्चेस जिसको कहा जाता है आपका, सी आर्चेस बनेगा आप लोगों के। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स क्या बनेगा आप लोगों का, आपका बनेगा यहाँ पर में, ठीक है, स्टैक्स। स्टैक्स क्या होते हैं, वो आपके कई सारे खड़े जो है ना, ठीक है, बहुत सारे खड़े हुए दीवारें, इस तरीके से दीवारें होती है आप लोगों की, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इसको स्टैक्स कहते हो आप लोग। एक होता है सी क्लिफ, ठीक है, वो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों का लूंगा सी क्लिफ के ऊपर में, और उसको भी आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन समुद्री गुफाएं जो है वो अभी फिलहाल में जो क्वेश्चन था आपका, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं किस कारण से बनती है, एनसीईआरटी का बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग कहते हो ना कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने और बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, तो आज आप लोगों के पास में मौका है, सीख लो इसको। एक बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, 30 बार नहीं समझेगा, लेकिन बार बार जब करते जाओगे ना फ्रेंड्स, ये चीजें आप लोगों को आसान लगने लगेंगी। जब आप पहले थे, छोटे बच्चे थे, तब आपको जो है ना 1 से लेकर 10 तक की गिनती भी टफ लगती थी, लेकिन आपने बार बार, अपनी हिम्मत नहीं आ रही, आप करते गए और आप जो है आज जो है फ्रेंड्स अनंत तक गिनती आप लोग गिन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने कोशिश की। अगर आज कोशिश करोगे फ्रेंड्स तो आपको ये सारी चीजें भी ईजी लगने लगेंगी। ये चीज याद रखना है आप लोगों ने, ईजी लगने लगेंगी आप लोगों को ये सारी चीजें भी, लेकिन केवल उसी व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति जो है वो मेहनत करेगा यहां पर में। ओके तो यहां पर में समुद्री क्षेत्रों में गुफाएं बनती है, ठीक है, किस कारण से, तरंगों के कारण बनती है, ये याद रखना है। एनसीईआरटी के अंदर में आप लोगों का दिया हुआ है और आगे में भी पूछा जा सकता है। अगर सेशन लग रहा है अच्छा आप लोगों को और चाहते हो कि ऐसे ही सेशन होते रहे, तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, और कमेंट में आंसर करते रहना है आप सभी लोगों ने। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, और जो क्वेश्चन है आप लोगों के उनके तरफ में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उनको भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं सॉल्व करवाता जाता हूँ। ओके जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का आया है, आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत है उसको पहचानना है आप लोगों ने, बताइए जल्दी से। ओके जी, तो बिल्कुल बीपीएससी में भी काम आता है आप लोगों का। और अच्छा एक चीज बताइए कि जिस बच्चे ने अगर ये सोचा होगा, अभी भी आप बच्चे ही हो ना, बच्चे हो ना अभी, ठीक है, मैं तो यही सोच के पढ़ाता हूँ अभी आप लोगों को कि वहां पर मैं उधर साइड में ना, ठीक है, लड़कियां जो है वो 2 चोटी बांधकर जो है बैठी हुई है, और लड़के जो है हाफ पैंट पहनकर, ठीक है, पालकी मार के बैठे हुए हैं। इसी तरीके से मैं सोच के पढ़ाता हूँ यहाँ से, तो बच्चे ही हो अभी आप लोग। जिस बच्चे ने अगर पहले सोच लिया होता, बचपन में उम्मीद छोड़ दी होती कि मेरे को 10 तक गिनती याद नहीं होगी, उसको कभी जिंदगी में याद नहीं हुई होती, लेकिन उस बच्चे ने, मतलब आप जो बच्चे थे, ठीक है, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने करके दिखाया, और आप ही हो जो ये सारी चीजें भी याद करके जो है करके दिखाओगे और सिलेक्शन लेके दिखाओगे। आयनोस्फीयर जो है फ्रेंड्स ये इस लेयर का पार्ट है, और इसी लेयर के अंदर में रेडियो ट्रांसमिशन होता है। होता क्या है ना, आप लोग समझिए, ये हमारी दुनिया है, ठीक है, हमारी दुनिया के अंदर में जो एटमॉस्फेयर है उसको कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है, टोटल 5 लेयर में बांटा गया है। उसमें से जो आप लोगों की, ये मान लो पहले नंबर की, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की लेयर, जो 5वें नंबर की लेयर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि यहां से इस चौथे नंबर की लेयर के अंदर में एक और लेयर है आपकी, ठीक है, चौथे नंबर की लेयर जो है आपकी, उसके अंदर में एक और लेयर है जिसको आप लोग क्या कहते हो, ठीक है, आयनोस्फीयर कहते हो। आयन, बहुत सारे छोटे छोटे आयन है उसके अंदर में, ठीक है, चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो जब आप यहां से पृथ्वी से कोई तरंग को भेजते हो, ठीक है, कोई रेडियो वेव्स को, कि मेरे बाबू ने थाना थाया, यहां पर में आप हो, ठीक है, आपने भेजा मेरे बाबू ने थाना थाया, ठीक है, ये आपकी यहां पर में निब्बी के पास में जाएगा, हाँ मैंने तो थाना था लिया, ठीक है, बहुत थाना थाया, ठीक है, और पकोड़े बने थे वो भी था लिया, और चॉकलेट भी था लिया, थप था लिया। क्या मेरे बाबू ने थाना थाया?
ऐसा ये पूछेगा, फिर ये अगर मान लो रेडियो से ये लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो फिर ये इससे टकराएंगे, इसके पास जाएगा, फिर ये भी कुछ बोलेगा। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स रेडियो ट्रांसमिशन जो है आपका ये जो चौथे नंबर की लेयर है आपकी, जिसको आप लोग थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हो, तापमंडल के नाम से, उसके अंदर में आयनोस्फीयर होती है, उसके अंदर में आयनोस्फीयर होती है, उसका सब पार्ट है वो आयन मंडल, हिंदी में उसको कहते हैं आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल उसके जरिए होती है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। अच्छा एक और चीज बताता हूं आप लोगों को, बड़े काम की चीज है ये, थर्मोस्फीयर को बाह्य वायुमंडल के साथ साथ में एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाह्य वायुमंडल के साथ साथ में इसको तापमंडल के नाम से भी जानते हैं, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, थर्मोस्फीयर को तापमंडल और बाह्य वायुमंडल दोनों के नाम से जानते हैं, चौथे लेयर को। हिंदी में दोनों ही इसके ट्रांसलेशन होते हैं, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके चलिए, तो हम लोगों ने देखा चौथे नंबर की लेयर है आयनोस्फीयर, उसी का पार्ट है आयन मंडल का। आप लोग को आयन मंडल जो है थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है, जिसको तापमंडल भी बोलते हैं, और यही आपके रेडियो ट्रांसमिशन में मदद भी करती है। ठीक है, चलिए तो डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है, ये इस तरीके से रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करती है। अब चलिए यहाँ पर मैं जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। बीपीएससी टीआरई 1.0 के अंदर में आया था क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों की जो है रिवीजन होती रहे आप लोगों की। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए इसका। ठीक है, आप लोगों के पास में जो है समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं केवल और 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास में, जल्दी से आंसर आप लोग लगा दोगे। ठीक है, चलिए आई होप जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर लगा दिया होगा। पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों को, पृथ्वी की सतह से शुरू होकर, ठीक है, तो सतह से शुरू होकर लगाना है। तो हमने देखा कि सबसे पहली वाली जो लेयर है आपकी, जो फर्स्ट नंबर पे है, उसका नाम है आपका शोभ मंडल। ठीक है, शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, सभी में ट्रोपोस्फियर दिया है। ठीक है, सभी में दिया हुआ है। उसके बाद में सेकंड नंबर की जो लेयर है आपकी, सेकंड नंबर की, वो है, अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने देखा समताप मंडल है। मध्य मंडल थर्ड नंबर की है, तो ये आपको काट दो, ये आंसर नहीं हो सकता। मध्य मंडल थर्ड नंबर पे है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी और सी आंसर नहीं हो सकता, तो उपरयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं हो सकता, डी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मोर देन वन ऑफ दी अबो कब होगा, जब एक से ज्यादा आंसर होंगे। ठीक है, और ऐसे केस में तो आंसर हो ही नहीं सकता मोर देन वन ऑफ दी अबो। शोभ मंडल आपका पहली लेयर है, दूसरे नंबर पे समताप मंडल, थर्ड नंबर पे है मध्य मंडल, चौथे नंबर पे तापमंडल। तापमंडल में ऐसा क्या है, ठीक है, जो आपका रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है? चलो अभी थोड़ी देर बताओ, थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, वो आप लोग बताएंगे। और सबसे लास्ट में एक्सोस्फीयर, यहाँ पर में केवल हल्की वाली गैसेस पाई जाती है, पतली एयर है वहां पर, एकदम थिन एयर है, केवल हल्की वाली गैसेस पाई जाएंगी एक्सोस्फीयर में। सबसे ऊपर वाली, सबसे लास्ट वाली लेयर है आपकी। ठीक है, जैसे ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है आप लोगों का, तो फिफ्थ के अंदर में सबसे हल्की वाली गैसेस आप लोगों की पाई जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, आपका एक्सोस्फीयर को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने लोगों ने ए आंसर किया था? 84% लोग जो है फ्रेंड्स उन्होंने ए आंसर किया था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले आप लोग देखिए, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। मैं आपको एक जो है क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं लास्ट में आपसे पूछने वाला हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को मैं ऊपर से ले जाके, ठीक है, बहुत ऊपर, कम से कम 1 लाख किलोमीटर ऊपर से ले जाके नीचे फेंक दूं, ठीक है, ओके, वो यहां पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था, मान लो कोई व्यक्ति, अब मेरे को आया गुस्सा, दानिश सर को एकदम गुस्सा आ गया, ठीक है, रौद्र रूप धारण कर लिया दानिश सर ने। अब मैं आपको लेकर गया यहां पर मैं 1 लाख किलोमीटर ऊपर और वहां से नीचे फेंक दिया ऐसे, ठीक है, तो आप कौन सी लेयर में से आके गिरोगे ऐसा नीचे में, वो आपको बताना है, वो लास्ट में बताओगे आप सभी लोग। ओके, चलिए, ताकि आप लोगों का तब तक आपको याद रहता है नहीं, ये देखना है मैंने। तो बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फीयर जो है फ्रेंड्स आप लोगों की 80 से 400 किलोमीटर तक रहने वाली चौथे नंबर की लेयर, इसको तापमंडल के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य वायुमंडल के तापमंडल चौथे नंबर की, इसके बाहर होती है एक्सोस्फीयर आपकी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में एक क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप लोग पहले कीजिए यहां पर में जल्दी से। ज्योति बोल रही कि सर दिखाई बहुत कम देता है। अगर ज्योति तुम ऐसा कमेंट करोगे बेटा, तो मैं मतलब बाकी से क्या ही अपेक्षा रखूंगा, मतलब ज्योति को कम दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर दैट अ रॉकेट रिटर्निंग टू अर्थ विल पास थ्रू बिफोर इट लैंड्स ऑन द अर्थ? सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे यहां पर मैं। जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर में। 5 मंडल को 2 ऑप्शन में दे सीरियल में, तो क्या आंसर होगा? बबीता कुमारी, एक क्वेश्चन बना के बताओ मुझे, ऐसा कोई आपकी सेम जो है 2 ऑप्शन में दे दिया जाए, कैसे देगा वो? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा?
तो आप देखिए यहाँ पर में, ठीक है, मस्त पैकी गए थे हनीमून के ऊपर में, कहाँ पर में, ठीक है, मंगल ग्रह के ऊपर में, ठीक है, यहाँ पर में मंगल ग्रह, उधर गए थे आप। अब आप वापस आ रहे हो, वापस आ रहे हो तो सबसे पहले आप सबसे लास्ट वाली लेयर में आओगे, ठीक है, 5वें नंबर की लेयर के अंदर में। अब फिर आप क्या करोगे, आप नीचे आओगे चौथी वाली लेयर में। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी सुनाई दे, अगर आप डिकोड कर पाए तो वो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली लेयर है ना, चौथे वाली तापमंडल। तीसरे वाली लेयर के अंदर में आपका जो है फ्रेंड्स सबसे ठंडी वाली लेयर यही होती है, तीसरे वाली मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। फिर सेकंड नंबर पे आती है आप लोगों की समताप मंडल, और सबसे फिर यहाँ पर मैं आपकी पहले नंबर के ऊपर में शोभ मंडल। तो आंसर क्या होगा आपका, सबसे लास्ट में है एक्सोस्फीयर, ठीक है, एक्सोस्फीयर सबसे लास्ट में, क्योंकि आप उतर रहे हो, ये याद रखना, आप वापस आ रहे हो तो सबसे लास्ट वाली सबसे पहले आपके कांटेक्ट में आएंगी, ठीक है, सबसे लास्ट वाली सबसे पहले आएंगी आपकी, ठीक है, और फिर बाद में ऐसा उल्टा आप लोगों को लगाना है। तो थर्मोस्फीयर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे लास्ट में यहाँ पर में ट्रोपोस्फीयर है। हाँ भाई आ गए वापस, ओके चलिए। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम के अंदर में, ठीक है, ऑलरेडी एग्जाम के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जल्दी से देखिए यहाँ पर आप लोगों का स्ट्रेटोस्फीयर, आप लोगों को सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पर में देख ही पा रहे हो। मेसोस्फीयर थर्ड नंबर की लेयर है आप लोगों की, और थर्मोस्फीयर चौथे नंबर की। अब देखिए बीपीएससी का एक क्वेश्चन आपका कि सबसे कम तापमान कौन सा होता है, बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए। सबसे कम तापमान कौन से वाले लेयर का होता है, सबसे कम तापमान, जी। बाकी सब्जेक्ट की क्लास कब कब होती है, देखिए आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, सारी जानकारी आपको जो है वहीं पे मिलती जाएगी आपकी। चलिए, एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 550 से ज़्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, ठीक है, इतना स्पीड के अंदर में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो आपका जो तीसरे नंबर की लेयर है आपकी, थर्ड नंबर की जो लेयर है, थर्ड वाली, जिसका नाम है, ठीक है, मेसोस्फीयर, ठीक है, मध्यमंडल आप लोगों का, ये सबसे ठंडी लेयर होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मैंने पेड क्लास में भी कराया था आपको, और आप देख सकते हो यहाँ पर में बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में भी आया है 24 अगस्त 2023 वाली के अंदर में, ठीक है। मेसोस्फीयर मध्यमंडल सबसे ठंडी होती है, और हो सकता है कि अब आप लोगों से सीटेट के अंदर में, बीपीएससी के अंदर में रिपीट करके, या हो सकता है आप लोगों से DSSB के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में, कोई भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ ले ये क्वेश्चन, तो इसके लिए तैयार रहेंगे सभी के सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के सी इज द करेक्ट आंसर। मेसोस्फीयर जो है ये करीब 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है आपकी, ठीक है, थर्ड नंबर की लेयर है, और सबसे ठंडी परत भी यही है आपकी, सबसे ठंडी वाली परत। शोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आप लोग बताइए शोभ मंडल के बारे में, मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। देखिए 800 से ज्यादा लोग हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से 1000 के पार पहुंचाना है आप लोगों ने इसको। शोभ मंडल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शोभ मंडल को जो है इंग्लिश के अंदर में हम लोग कहते हैं आपका ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रोपोस्फियर के बारे में कौन सा वाला सत्य है, सत्य मतलब बोल रहा है ट्रू है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज जो ऊंचाई है, एवरेज, ठीक है, आप लोगों की एवरेज इसकी जो हाइट है, ये बोल रहा है आप लोगों का कि 13 किलोमीटर है। क्या ये बात सही है? यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, टॉप मोस्ट लेयर है बोल रहा है, सबसे टॉप मोस्ट, ठीक है, सबसे ऊंची परत है। क्या ये सही है? नहीं, गलत, क्योंकि ये सबसे ऊंची नहीं, सबसे निचली परत है, निचली, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे लोअर मोस्ट होना चाहिए था, ना कि टॉप मोस्ट, लोअर मोस्ट, ठीक है, लोअर मोस्ट परत है ये। परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, गलत बात। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है ना, एक बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पहली लेयर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां तक क्या होता है ना, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो वैसे वैसे तापमान जो है वो गिरता जाता है, तापमान जो है गिरेगा। तापमान बढ़ना कब से स्टार्ट होता है आपका? तापमान बढ़ना चालू होता है फोर्थ वाली से, यहां से जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि हमारे वायुमंडल में 5 परतें हैं, ठीक है जी, मान लिया दानिश सर ने पढ़ाया था 5 परतें, 5 परत है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तापमान कहां से बढ़ना स्टार्ट होता है ऊंचाई के साथ में? वो होता है चौथी वाली लेयर में। इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है आप लोगों का थर्मोस्फियर। इसी वजह से नाम इसका थर्मोस्फियर या तापमंडल है, क्योंकि यहां से तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है, यहां तक तापमान कम 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 होता जाता है जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर में। इसी वजह से थर्मोस्फियर, आपकी मध्यमंडल, मेसोस्फियर जो है वो सबसे ठंडी वाली लेयर है आपकी, क्योंकि यहां तक तापमान कम होता है और यहां से तापमान फिर बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है, चौथे वाले इस लेयर से। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में भी आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए यहां पर में, ठीक है, फोर्थ लेयर से। तो तापमान ऊंचाई के साथ में बढ़ता है क्या? शोभ मंडल मतलब आपकी पहली वाली लेयर है, पहली वाली लेयर। क्या यहां पर में तापमान बढ़ता है या कम होता है? जल्दी से आप लोग लिख देंगे।
ठीक है, जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, क्षोभ मंडल में तापमान बढ़ता है या कम होता है, थर्मोस्फीयर में तापमान बढ़ता है या कम होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर के अंदर में आप लोग लिखेंगे ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए जल्दी जल्दी से। ओके, तो आंसर यहां पर मैं होगा फ्रेंड्स, कम होता है ऊंचाई के साथ में, ठीक है, बढ़ता नहीं है, कम होता है ऊंचाई के साथ में। और कब तक कम होता है, दूसरे में भी कम होता है, तीसरे तक में भी कम होता जाता है ऊंचाई के साथ साथ में आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है आपका, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड के अंदर में आप लोगों का, कि 165 मीटर ऊंचाई के साथ में जो है, जितना ज्यादा आप लोग 165 मीटर ऊंचाई पे जाओगे तो ऑन एन एवरेज 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा आप लोगों का। तो हर 165, ठीक है, 165 मीटर ऊंचाई पे जाने के साथ में आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है क्या होता है, कम कम होता जाता है। ये एक कन्वर्जन भी आप लोग याद रख लोगे इसको, ठीक है। चलिए, और नीचे जाने पर बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है, कौन से वाली लेयर में ओजोन की परत पाई जाती है आपकी, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी है, पहला लेयर। दूसरा लेयर आपका जो है वो है आपका समताप मंडल, और समताप मंडल के अंदर में ही ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन का फॉर्मूला है O3, ठीक है। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक है, होली का। तो आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप लोग जो है वो 50% फ्लैट डिस्काउंट का आप लोग आनंद उठा सकते हो, जिसके अंदर में आपको जितने भी टीचिंग परीक्षा के कोर्सेस है, ठीक है, लाइव कोर्सेस जो कि आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहते हैं, ताकि आप जब चाहे तब आप उसको देख सके। PYQs, आपके मॉक टेस्ट, हर चीज जो है आप लोगों को फ्रेंड्स उसके अंदर में मिल जाती है, और 50% डिस्काउंट के ऊपर में आप लोग जो है इसका आनंद उठा सकते हो, ठीक है। तो होली ऑफर है आप लोगों का, लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइए। कोई भी डाउट हो 9697888844 या 7611101101 इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, टीम आपको रिवर्ट कर देंगी, या फिर आप डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में जाकर भी आप जो है इसको देख सकते हो, ठीक है, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग बताओगे जल्दी से कमेंट करके सभी लोग, ठीक है, जल्दी से बताइए। यहां पर में जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। कौन सी वाली क्लास की बात कर रहे हो रणवीर जी आप? बबीता कुमारी, वो क्वेश्चन बना के जो है ना वो कल करवा दूंगा मैं आपको, एक उसी तरीके का क्वेश्चन। तो यहां पर मैं आप देखिए कि ओजोन लेयर की अगर मैं बात करूं यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, ओजोन लेयर कहां पाई जाती है, दूसरे नंबर की परत में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन की परत पाई जाती है समताप मंडल के अंदर में। एक ही जोड़ी लगेंगी 3 के साथ, और एक ही जोड़ी 3 के साथ में केवल एक ही जगह पे दी है। ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक, आपका आंसर आ गया। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी हम लोग तो और आगे में भी करेंगे इसको, ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन आपको पता है कहाँ होता है, ये होता है थर्मोस्फीयर में। आयन मंडल होता है आपका थर्मोस्फीयर, आप लोगों का थर्मोस्फीयर, ठीक है, थर्मोस्फीयर चौथे नंबर की जो लेयर है आपकी, थर्मोस्फीयर। रेडियो प्रक्षेपण, बाह्य वायुमंडल, इसको ताप मंडल भी कहा जाता है, ताप मंडल चौथे नंबर की लेयर होती है ये। इसी में रेडियो प्रक्षेपण होता है। तो बी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगे आपकी, देखिए बी की जोड़ी 4 के साथ लगी है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं पहली लेयर में कंप्लीट हो जाती है, क्षोभ मंडल में। वेदर फेनोमेना सारा का सारा ट्रोपोस्फियर के अंदर में। तो सी की जोड़ी 1 के साथ लगेंगी। और पतली वायु, सबसे पतली, ठीक है, सबसे पतली वायु कहाँ होती है, हल्की वाली गैसेस पाई जाएंगी आपकी केवल वहां पर में, हाइड्रोजन और हीलियम टाइप की, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है आपका, और वहां पर में हाइड्रोजन और हीलियम टाइप की ही केवल हल्की गैसेस पाई जाती है। पतली, बहुत दूर दूर होती है वो भी गैसेस, पतली हवा जिसको आप लोग बोल सकते हो, थिन लेयर होती है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई बच्चा करेगा जल्दी से कमेंट के अंदर में, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों का। गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशियन करंट बिकॉज, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है, महासागरीय जल धारा है, क्योंकि ये, ठीक है, गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती है। गर्म पानी क्यों होती है ये? इट ओरिजिनेट्स नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के पास में जनरेट होती है। ये जमीन के अंदर में गर्म होती है, ये पोल से इक्वेटर की तरफ में जाती है, इस वजह से गर्म है। अरे भाई क्यों गर्म है? गल्फ स्ट्रीम गर्म है बोल दिया, लेकिन गल्फ स्ट्रीम गर्म क्यों है ये आप लोगों को बताना था। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों के जो है कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही जो है वो आंसर्स करते रहिए कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है ना आप लोगों की, गल्फ स्ट्रीम ये इक्वेटर के पास में जनरेट होती है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखोगे आप लोग, ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर में सूरज की सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसी वजह से यहाँ से जो भी आपकी धाराएं जनरेट होती है वो गर्म होती है, ठीक है, और वो पोल की तरफ में जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी ऊपर की तरफ में यहाँ पर में इक्वेटर के पास में जनरेट हो रही है वो क्या होंगी, गर्म होंगी। अच्छा, पोल के पास में ठंडाई होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल दो, नॉर्थ पोल, या 90 डिग्री साउथ पोल ले लो आप, ठीक है, साउथ पोल के पास में। यहाँ से जो धाराएं नीचे की तरफ में आती है, ठीक है, नीचे मतलब आपके लोअर लैटिट्यूड की तरफ में आती है 0 डिग्री की तरफ में, वो ठंडी होती है हमेशा, ठीक है, वो ठंडी होंगी, ठीक है, वो ठंडी धाराएं होती है आप लोगों की, ठंडी। तो गल्फ स्ट्रीम अगर गर्म है तो कहां पर में जनरेट हुई होंगी वो, आप लोग बताओ। अगर गल्फ स्ट्रीम गर्म है तो कहां जनरेट हुई होगी, आप लोग अब आंसर कीजिए यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। 700+ लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पर में आंसर भी करते रहेंगे और लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए सभी के सभी लोग, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर में ये ओरिजिनेट होती है आप लोगों की इक्वेटर के पास में, इसी वजह से गर्म है। और इक्वेटर के पास में गर्म क्यों है भाई, इक्वेटर के पास में गर्म क्यों है, क्योंकि इक्वेटर के पास में हीट ज्यादा होती है यहाँ पर में, इसी वजह से यहाँ पर में जो भी धाराएं जनरेट होती है वो गर्म होती है आप लोगों की, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने याद रखना था इसको। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, मतलब कि इक्वेटर लोअर लैटिट्यूड, इक्वेटर का मतलब ही होता है आप लोगों का 0 डिग्री। कहा गया भाई इक्वेटर आ जाए इधर में, ठीक है। देखिए तो इक्वेटर मतलब लोअर, देखो 0 डिग्री है ना, 0 मतलब लोअर लैटिट्यूड, इसको लोअर लैटिट्यूड कहा जाता है। इन दोनों को हायर लैटिट्यूड बोलते हैं, उच्च अक्षांश, इसको भी हायर लैटिट्यूड बोलेंगे क्योंकि 90 है ना ये हायर लैटिट्यूड और ये लोअर लैटिट्यूड है। तो जो गर्म धाराएं है वो लोअर से हायर की तरफ में जा रही है या हायर से लोअर की तरफ में, आप लोग कमेंट कर देंगे जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग बताइए आप लोगों का क्या मानना है। जो आपकी गर्म धाराएं है वो लोअर से हायर की तरफ में जा रही है या हायर से लोअर की तरफ में, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ में आ रही है या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ में। गर्म धारा की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, ठीक है, गर्म धारा की। और ठंडी धारा आप लोग बताएंगे कि ठंडी धाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ में आती है या निम्न से उच्च अक्षांश की तरफ में जाती है। आप लोग आंसर कीजिए। और मैं बड़ा खुश हूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए काफी सारे लोग जो है वो आंसर्स भी करने लगे हैं, ठीक है, उनके कमेंट्स के अंदर में आंसर्स भी आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से वो लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए यहाँ पर में। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ये सीटेट में आपका DSSS के अंदर में, बिहार TRE के अंदर में कहीं पे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, महासागरीय धाराओं के बारे में कौन सा वाला कथन सही है ये चुनना है आप लोगों ने। जहां पर में आपकी गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा जो है वो मिलती है, ठीक है, गर्म और ठंडी जल धारा जहां पर में मिलती है, ठीक है, वहां पर में आपके लिए फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा बनता है, वहां पर में बहुत ज्यादा मछलियां पाई जाती है जहां ठंडी और गर्म धारा जल धारा मिलती है। अरे ठंडा पानी मिल जाए और गर्म पानी मिला दो तो गुनगुना निमाया निमाया ऐसा पानी बन जाता है और मस्त पैकी नहाने में मजा आती है आपको, ठीक है, गुनगुने गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, ठीक है। तो गुनगुना पानी बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में, निमाया निमाया ऐसा पानी, वार्म और कोल्ड करंट जहाँ मिलती है, और मछलियों को भी मजा आ जाता है यहाँ पर में, भाई बढ़िया यार, ज्यादा ठंडी भी नहीं है ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ठीक है। तो मछलियाँ को वहाँ मजा आता है, मतलब मस्त पैकी अपनी संख्या बढ़ाती रहती है वो वहाँ पर में, ठीक है। तो वे क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है दुनिया का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का मैदान बन जाता है या मछली पकड़ने का इलाका बन जाता है, क्योंकि मछलियाँ वहाँ ज्यादा पाई जाती है इस वजह से, ठीक है। तो बिल्कुल सही है जी पहला वाला। एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स आर डिफिकल्ट एरियाज फॉर नेविगेशन, लेकिन वहाँ पर में ना थोड़ा सा वो कोहरा कोहरा भी हो जाता है, क्योंकि ठंडा पानी और गर्म पानी आप जब मिलाओ, ठीक है, जब ठंडा पानी और गर्म पानी आप मिलाते हो तो क्या होगा, वहाँ पर में फॉग सा क्रिएट होगा, थोड़ा कोहरा टाइप का जो है जल वाष्प क्रिएट होंगी, थोड़ी सी कोहरा कोहरा सा क्रिएट हो जाएगा। मेरे को लगता है शायद से ना मछलियों को इस वजह से भी ज़्यादा, मतलब वो लगता होगा वो शर्म नहीं आ रही ना उधर में उन लोगों को, ठीक है भाई यार कोहरा कोहरा है, कौन देख रहा है इधर के अंदर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स कोहरा कोहरा सा जो है वो क्रिएट हो जाता है, इसी वजह से वहाँ जहाज चलाना बड़ा मुश्किल है। नेविगेशन मतलब जहाज, नौ चालन, नौ वहन या फिर नौ संचालन बहुत मुश्किल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ये भी जहाँ ठंडा पानी गर्म पानी मिलता है वहाँ पर में नौका चलाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है आप लोगों का। तो दोनों के दोनों यहाँ पर में क्या है आप लोगों के सही है, बोथ आर ट्रू, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, वहाँ पर में डिफिकल्ट हो जाता है नौकाओं को चलाना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। और आप लोगों को बता दूं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखिए आप लोग एनसीईआरटी का डायरेक्टली प्रूफ, ठीक है, प्रूफ आपके सामने है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। और इसके एग्जाम्पल है आप लोगों के उत्तरी अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका के पास का इलाका, जापान के पास का इलाका जहां पर में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जहां पर में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां पर में कोहरे वाला मौसम बन जाता है, जिसकी वजह से नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, नौका चलाने में जो है बाधा उत्पन्न होती है आप लोगों की, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आप लोग देख सकते हो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, लेब्राडोर करंट ठंडी जलधारा है। अब ये यहाँ पर में आकर मिलती है उत्तरी अमेरिका के पास में, यहाँ पर में कोहरा कोहरा बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर में देखिए जापान के पास में भी ओयाशियो करंट और कुरोशियो करंट, यहाँ पर में ठंडी जलधारा है, ओयाशियो कुरोशियो गर्म है, यहाँ पर में भी कोहरा कोहरा वाला और मछलियों के लिए मस्त वाला माहौल बन जाता है उधर में। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए लॉरेंस कोलबर्ग का जो पूरा सिद्धांत है, इसकी जो है फ्रेंड्स आप लोगों की पूरी महा मैराथन, जितने भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आप लोगों के, वो सभी के सभी क्वेश्चंस को लेकर जो है संजीव सर आप लोगों के लिए आ रहे हैं कल .1 बजे। तो जितने भी बच्चे हैं मान लीजिए, या अगर वो जो है हेडमास्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग, या फिर सीटेट के लिए कर रहे हैं, या फिर अगर मान लीजिए आप लोग जो है एस्टेट के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही। तो आप सभी के सभी लोग जो है 1 बजे कल संजीव सर के साथ में जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, लाइव, जहां पर मैं आप लोगों को जितने भी बच्चे लाइव रहेंगे उनको फ्री टेस्ट भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको विचार करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से विचार कीजिए आप सभी लोग, सीटेट 2016 के अंदर में आ चुका है और आप लोगों का अब बिहार के अंदर में भी पूछे जाने की संभावना बनती है, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। आशुतोष कुमार जी, जितने जो आप अगर बिहार के लिए ई बुक्स की बात करो टीआरई के लिए, तो वो कोर्स के अंदर में अवेलेबल है। देखिए अगर मैं बात करूं महासागरीय धाराओं के बारे में, ए और बी पर विचार कीजिए, तो वार्म ओशियन करंट जो है वो इक्वेटर के पास में जनरेट होती है और पोल के तरफ में जाती है। देखो गर्म पानी जो वार्म ओशियन करंट है, गर्म वाली धारा कहाँ उत्पन्न होंगी, गर्म महासागरीय धारा आपकी भूमध्य रेखा के पास में जनरेट होंगी, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो बिल्कुल सही बात है। और ध्रुवों की तरफ में जाती है, मतलब यहाँ जनरेट होती है, ठीक है, इधर में, ठीक है, और ऊपर की तरफ में जाती है इस तरीके से, मतलब ऊपर मतलब हायर लैटिट्यूड की तरफ में जाती है इक्वेटर के पास जनरेट होकर, बिल्कुल सही बात है। और वही अगर मैं बात करूँ इसका अपोजिट वाला जो कोल्ड ओशियन करंट होती है, ठीक है, वो लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ में पानी लेकर जा रही है बोल रहा। अब लोअर लैटिट्यूड आप कहते हैं इक्वेटर को, ठीक है, और हायर लैटिट्यूड कहते हैं आप पोल्स को, ठीक है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री और यहाँ पर मैं 90 डिग्री साउथ, ठीक है, साउथ पोल है आप लोगों का। तो यहाँ पर मैंने उल्टा दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ क्या बोलना चाहिए था कि ठंडी जलधाराएं जो है आप लोगों की वो कहाँ जनरेट होती है, पोल्स के पास में, मतलब हायर लैटिट्यूड में, और लोअर की तरफ में आती है। तो ये उल्टा बोल रहा है, ये बोल रहा है लोअर से, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि लोअर से ऊपर हायर की तरफ में जाती है, जो कि गलत है। जो ठंडी जलधाराएं होती है ना वो हायर से लोअर की तरफ में आती है, मतलब कि 90 से 0 की तरफ में आ रही है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना था, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपका, 90 से 0 की तरफ में। तो ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, प्लीज इसको जो है आप लोग, ठीक है, याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीपीएससी के अंदर में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने। जो बच्चा एनसीईआरटी बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस कर लेगा, ठीक है, सीटेट के साथ साथ में जो है आप लोगों का बीपीएससी के अंदर में भी आप लोगों का काम आएगा। रिवीजन बैच मैं आपको बता दूं कि रिवीजन बैच का नाम ही है रिवीजन बैच, जो कि आपके एग्जाम के जो है, जो आपका एग्जाम के लास्ट 7 डेज होते हैं उसके अंदर में चलती है, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने लास्ट 7 डेज में किया था, और इस बार भी जो अब आपका एग्जाम का नोटिस आ जाएगा तो जो रिवीजन बैच रहेगी उसके अंदर में क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ओके चलिए, बाकी जो रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच के अंदर में जो है वो तो रेगुलरली क्लास जो आप लोगों की है वो तो चलेगी आप लोगों की। ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, ठीक है, तो ए इज ट्रू बी इज फॉल्स इज द आंसर, मतलब ए सही है, दूसरा वाला आप लोगों का गलत है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि गर्म जलधाराएं जो है वो इक्वेटर के पास में जनरेट होकर पोल्स की तरफ में जाती है, और जो ठंडी जलधाराएं है वो पोल्स की तरफ से इक्वेटर की तरफ में आती है, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी में भी वही दिया हुआ है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के आसपास के समुद्री तट में मछली पकड़ने का एक बहुत ही अच्छा समृद्ध मैदान बनता है, फिशिंग ग्राउंड बनता है, क्यों, कारण क्या है, ये बताइए आप लोग सभी लोग जल्दी से। कौन सा वाला शिवानी शर्मा, कौन सा गल्फ वाले की बात, कौन से वाले क्वेश्चन की बात करो आप जी। तो देखिए अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती मैदान के पास में और जापान के तट के पास में क्या होता है ना, ठंडी जलधारा है। ये जैसे आप देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर में लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ये आपस में मिलती है, यहाँ पर में आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ आपस में मिलती है ये धारा है। तो यहाँ पर में एक तो कोहरे वाला मौसम बनता है, और दूसरा आप लोगों का
मछली उत्पादन के लिए निमाया निमाया सा पानी हो जाता है, गुनगुना पानी। इसी वजह से यहाँ पर में मछलियों की ब्रीडिंग बहुत अच्छी होती है, मछलियाँ पकड़ने के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड बनता है, मछलियाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर में। ठीक है, और ऐसा ही सेम जो है फ्रेंड्स आपका जापान के पास में भी आपको मिलेगा। यहाँ पर में देखिए ये जापान है, ठीक है, यहाँ पर में, और ये ओयाशियो करंट है, कुरोशियो करंट है। तो यहाँ पर में आप लोगों को जो है मछली पकड़ने के लिए बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा ग्राउंड वहाँ पर में बनता है, क्योंकि वहाँ पर में तो आपसे बोला गया ना उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के पास में मछली पकड़ने का समृद्ध मैदान है, क्योंकि वहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ठीक है, आप बताइए नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन इज वन ऑफ द मेजर फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि जो आपका अटलांटिक ओशन का उत्तरी जो इलाका है वो फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा है। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। रीजन ये है कि वहां पर में जो वार्म वाटर है गल्फ स्ट्रीम की और कोल्ड है लैब्राडोर करंट, वहां पर में मीट होती है। अब कहाँ मीट होती है, न्यू फाउंडलैंड, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, मीट करती है वो वहां पर में। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है कि उत्तरी अटलांटिक वाला जो इलाका है आपका अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के पास वाला इलाका, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर मैं मान लेते हैं कि साउथ अमेरिका है, ये अटलांटिक ओशन है। तो यहां पर में आप लोगों का क्या होता है, ठीक है, आपका जो है मछली पकड़ने के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड आप लोगों का बनता है। मतलब यहाँ मछलियाँ पकड़ना बहुत आसान है और अच्छा इलाका बनता है मछली पकड़ने के लिए। क्यों बनता है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर में क्या होता है कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जो है वो आपस में मिलती है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों के दोनों यहाँ पर में बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो है आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है कि क्यों वहां पर में फिशिंग ग्राउंड अच्छा है, क्योंकि यहां पर में ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जिस भी बच्चे ने ये लेक्चर अच्छे से देखा होगा वो बच्चा आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएगा यहां पर में। ठीक है, चलिए चलिए ओके चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर, विश्व के सबसे अच्छे मछली पकड़ने के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट के अंदर में बताओगे। मैं देख रहा था फ्रेंड्स कल भी काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट के अंदर में आंसर किया था, तो वेल डन। वो बच्चे जो है बढ़िया तरीके से कमेंट्स के अंदर में आंसर्स भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है आप लोगों का कमेंट्स के अंदर में आंसर करके पढ़ने का। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आंसर्स करते जाइए यहाँ पर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। उससे पहले मैं बता दूं कि कल कोलबर्ग का जो सेशन है आप लोग उसको जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है सीटेड पेपर 2 सोशल साइंस के अंदर में पूछा गया प्रश्न, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स के बारे में। वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां कहां पर में उगती है। जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए यहाँ पर में जी, बिल्कुल HTG आपकी जो क्लासेस है वो अवेलेबल है आपके ऐप के ऊपर में। ओके, तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। तो जो फॉरेस्ट है आपका, ठीक है, जंगल, ठीक है, वो आप लोगों का कहां पर में मिलेगा, जहां बहुत ज्यादा अत्याधिक वर्षा होती है वहां जंगल बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां जंगल बन जाएगा। जहां पर में मॉडरेट रेनफॉल होगी वहां पर में घास के मैदान बन जाएंगे। ठीक है, और आपका जहां पर में बहुत कम बारिश होगी वहां केवल कांटेदार झाड़ियां उगती है, जैसे रेगिस्तानी इलाके के अंदर में। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ में लगी है एक ही जगह पे, बस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछा गया था, एनसीईआरटी बेस्ड है ये क्वेश्चन, हो सकता है DSSB में भी आप लोगों से काम आ जाए। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है कहाँ उगते हैं, ठीक है, टेम्परेचर और रेनफॉल जो है जहां पर में बहुत अत्यधिक होता है वहां पर में क्या होता है आपका फॉरेस्ट उगते हैं। ओके, ग्रासलैंड कहाँ उगेंगे, जहां मॉडरेट रेनफॉल होता है, जहां पर में मध्यम वर्षा होती है, और कांटेदार झाड़ियां कहाँ उगती है, जहां पर में सूखा एरिया होता है, जहां बारिश इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप लोग सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है ये भी एक क्वेश्चन है आप लोगों का जिसके अंदर में आपके ऑप्शंस दिए गए, मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, इसको भी बताइए जल्दी से आप सभी लोग। रिवीजन बैच में ऑलरेडी ई बुक ऐड हो चुकी है, डब्लू गुप्ता जी, एक बार आप चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए ग्रासलैंड जो है वो घास के मैदान आप लोगों के जो होते हैं, ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन एंड श्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। जो घास के मैदान होते हैं वो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, और जो शुष्क क्षेत्र होता है जहाँ सूखा होता है वहां पर में
झाड़ियाँ उगती है, कटीली झाड़ियाँ जो श्रब्स जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है पहला वाला। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, भाई कितना वहां पर में तापमान है, कितनी नमी है, नमी मतलब पानी कितना है वहां पर में अवेलेबल, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई किस प्रकार की वेजिटेशन वहां होंगी, किस प्रकार की वनस्पति होंगी, जंगल होगा, घास होंगी, कांटेदार झाड़ियां होंगी, तापमान और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। द चेंज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकर्स मेनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। अब देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे ही चेंज होती है आप लोगों की, ओके जैसे क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो गई वैसे ही क्या होता है, आपके नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज हो जाते हैं। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक रहने वाली मौसम की परिस्थिति। अगर वहां पर में बारिश वाला क्लाइमेट है, आपका जलवायु वहां की बारिश वाली है, तो वहां जंगल होगा। अगर वहां पर में मध्यम वर्षा होती है, ठीक है, और मध्यम तापमान है, तो वहां पर में आप लोगों का घास वाला मैदान बनेगा। तापमान बहुत ज्यादा और पानी कम है तो कांटेदार झाड़ियां बनेगी। तो मेनली किस पर डिपेंड करता है, अलग अलग प्रकार के इलाकों में अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन या जंगल या वनस्पतियां पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है मेनली क्योंकि क्लाइमेट अलग होता है। मेनली और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कि स्लोप कैसा है, समुद्र से दूरी कैसी, वो सब भी डिपेंड करता है, लेकिन मेन फैक्टर जो है फ्रेंड्स वो है क्लाइमेट का, जलवायु का, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों के तीनों फैक्टर जो है वो डिपेंड करते हैं। अभी के अभी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि हर एक बच्चा जो है जल्दी जल्दी से तीनों के तीनों पॉइंट्स को पढ़ेगा। एक बार जल्दी से इन तीनों पॉइंट्स को पढ़िए आप सभी लोग, ठीक है, तीनों के तीनों पॉइंट्स को जल्दी से पढ़िए आप सभी के सभी लोग, आप लोगों के लिए ही है फ्रेंड्स, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्या है यहां पर में बिल्कुल आप लोगों के सही है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। अब देखिए ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि बाकी के फैक्टर डिपेंड नहीं करते, और भी फैक्टर है, जैसे स्लोप कैसा है, मतलब हो सकता है कि मैदानी इलाका है, ठीक है, या फिर आप लोगों का मान लीजिए कि मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, वो भी डिपेंड करती है कि वहां जंगल उगेगा या कैसे किस प्रकार के जो है वेजिटेशन होगा, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सबसे मेन फैक्टर क्लाइमेट है, लेकिन दूसरे और भी फैक्टर इसमें हो सकते हैं। यहां पर मैं मेनली बिकॉज ऑफ बोला है, ठीक है, मेनली मेन फैक्टर मुख्य फैक्टर जलवायु है, लेकिन और भी फैक्टर होते हैं। अगर यहाँ ओनली फैक्टर बोला होता तो ये गलत हो जाता, ठीक है, लेकिन मेन फैक्टर क्लाइमेट है, और भी फैक्टर होते हैं। जैसे अगर मान लो वहां की बारिश बहुत हो रही है लेकिन वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, अब क्या करोगे आप लोग बताओ। अरे सोचो कि वहां बारिश बहुत हो रही है, क्लाइमेट जो है वो बारिश वाला है, धूप भी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो क्या वहां जंगल उगेगा, क्या नहीं उगेगा। तो और भी फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं, लेकिन मेन फैक्टर जो है वो क्लाइमेट होता है मैक्सिमम जगहों के ऊपर में। चलिए अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों को, वो आपको दिखाता हूँ, इससे आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी हर कोई बच्चा देखेगा और बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए, कंसीडर द स्टेटमेंट फॉर वेजिटेशन एंड करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चुनना है। किसी बच्चे ने कहा था कि सर ये करवा देना, तो मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं, तो आप लोगों का ही है, ठीक है। जितने भी बच्चे यहां पर में अच्छे से देखते रहिए, यहां पर में देखिए क्लास जो है वो आपकी 5 बजे होती है, ठीक है, 5 बजे आप लोगों की, और 5 बजे आप लोग जो है वो जुड़ सकते हैं, ठीक है, आप सभी के सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। पेपर 2 के अंदर में पूछा गया प्रश्न, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि कितना ज्यादा पानी है वहां पर में। क्लाइमेट ऑफ द प्लेस हार्डली इफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन। जलवायु जो है प्राकृतिक वनस्पति को लगभग प्रभावित नहीं करती। अरे भाई करती है, कैसी बात कर रहे हो यार, बिल्कुल करती है। तो जहां बी को करेक्ट बोला है उसको काट दो, बी को करेक्ट बोला है काट दो, ठीक है, बी को करेक्ट बोला है काट दो, ठीक है, ऑल आर करेक्ट, बी को करेक्ट बोला है काट दो। तो आंसर सी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता आपका। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बी गलत है। आपको अभी बताया ना कि क्लाइमेट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर है आपका, जिसकी वजह से जो है वो नेचुरल वेजिटेशन किस प्रकार का होगा वो आपका डिपेंड होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो, सभी लोग लिखिए कि क्लाइमेट की कंडीशन, जलवायु वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करती है, ठीक है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स है, जैसे कि आपका स्लोप, कितनी ढलान है, अगर बहुत ज्यादा ढलान होंगी तो अलग प्रकार की वनस्पति होंगी, मैदानी इलाका होगा तो अलग प्रकार की होंगी, ठीक है। सॉइल की थिकनेस के कितनी है, कौन से प्रकार की सॉइल है, वो भी आपका कंट्रीब्यूट करती है टाइप ऑफ वेजिटेशन में। तो ये बिल्कुल सही है आपका, तो ए और सी सही है। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए एंड सी आर करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है।
तो ये आप लोगों, कितने लोगों ने सही लगाया था इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, ये आपका सीटेट में, बीपीएससी टीआरई पीआरटी के अंदर में, 6 to 8 के अंदर में, 11 12 के अंदर में, 9 10 में, कहीं पे भी आपका जीएस के अंदर में या फिर आपके मेन सब्जेक्ट में या DSSB में कहीं पे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी से निकाल के लाया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी के पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, सभी के सभी लोग इस पर्टिकुलर चीज का ध्यान रखेंगे। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, जिसमें से मैंने आपको बता दिया, एक मॉइस्चर है आप लोगों का। ठीक है, मतलब पानी कितना अवेलेबल है वहां पर में, क्लाइमेट कैसा है, स्लोप कैसा है वहां का, ये सारी की सारी चीजें जो है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, ओके, चलिए अब नाउ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से एक बार आंसर कर देंगे यहां पर मैं। देखिए रिवीजन बैच जो है ना, उसका नाम ही है रिवीजन बैच। ठीक है, तो रिवीजन बैच के अंदर में आपका जो रिवीजन है, ठीक है, वो आप लोगों का करवाया जाएगा आपके रिवीजन, आपके एग्जाम के पहले, जैसे पहले हुआ था आपका रिवीजन, उसका नाम ही है रिवीजन बैच, तो रिवीजन के लिए वो। और जो मेन बैच है वो मेन बैच है। ठीक है, आई होप कि आप जो है वो इतना जो है आप लोग समझ रहे होंगे कि रिवीजन बैच का नाम में रिवीजन बैच। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री और पॉलिटी, वर्ल्ड पॉलिटी ठीक है, नेहा नीतू जी वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका आंसर आप लोग करोगे, सभी के सभी बच्चे जितने भी लोग देख रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको लेकर गया यहां पर मैं 1 लाख किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर में, और वहां से मैंने फेंक दिया। ठीक है, तो आप बताइए कि जब आप पृथ्वी के वातावरण में एंटर करोगे तो पृथ्वी के वातावरण में एंटर करते हुए आपका क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले आप कौन सी लेयर में आओगे, फिर दूसरे बार कौन सी लेयर में, और तीसरे बार, चौथे बार, पांचवें बार। तो आप बताइए कि कौन कौन सी लेयर के अंदर में आएंगे आप लोग। ठीक है, ये आप लोग बताते जाओगे, ठीक है, कमेंट के अंदर में। साथ ही साथ आप लोगों को ये बताना है कि जो सबसे बाहरी लेयर है एक्सोस्फीयर, उसमें कौन से मुख्यतः 2 प्रकार की गैसेस पाई जाती है। सबसे बाहरी में मुख्यतः कौन से 2 प्रकार की गैसेस पाई जाती है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे। ओके, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों ने करते जाने हैं कमेंट के अंदर में। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना है कि गल्फ स्ट्रीम कौन से प्रकार की है। गल्फ स्ट्रीम या गल्फ धारा जो है आपकी, गल्फ धारा वो आपकी गर्म है, ठीक है, गर्म जल धारा है या फिर ठंडी है। ठीक है, जो आपकी ठंडी है, आप लोग बताओगे कि वार्म है या कोल्ड है। कमेंट करते जाइए जल्दी जल्दी से। और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और कमेंट में आंसर्स करते जाइए हर एक बच्चा। ओके, इसके अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी आप लोग बताते जाओगे फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें वो करवाई जा सके आप लोगों को। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि रेडियो ट्रांसमिशन में कौन सी वेव्स मदद करती है। अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है, जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर देखा है उसका फायदा होगा। इसी वजह से बोलता हूँ रोज 5 बजे आ जाया करो। टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको क्लियर कट नोटिफिकेशन मिलते जाए। रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करती है, ट्रांसमिशन के अंदर में मदद करती है। ठीक है, कौन सी वाली लेयर है जो रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करती है, ये भी प्रश्न आ सकता है आप लोगों का। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बता दोगे। ठीक है, ओके, चलिए बाकी जो है फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को सी केव्स के बारे में बताया था। तो आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी के सभी बच्चे, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन लिया था आज मैंने, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है रिवीजन करके आओगे आप लोग। आज के सेकंड नंबर के क्वेश्चन का सी केव्स, जो समुद्री आप लोगों की गुफाएं है, तटीय मेहराब है, ठीक है, स्टैक है, इनके ऊपर में मैं कल क्वेश्चंस आप लोगों के लेने वाला हूं। मतलब आपको ज्योग्राफी में मैं प्रो बना दूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं वो रिवाइज करके आएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स के लिए। और आप लोगों की जो है 900 के करीब करीब आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है, तो उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग जानते हो कि जो होली ऑफर है वो आप लोगों का चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग उसको भी, उसके लिए भी आप लोग जो है एनरोल कर सकते हो, होली ऑफर के लिए भी, ठीक है, जिसमें 50% फ्लैट, 50% जो है आप लोगों का ऑफ आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, फ्लैट 50% आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, फ्लैट 50% है। और टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए, वहां पर मैं आप लोगों को मिल जाएगी ये सारी चीजें। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। ठीक है जी, शोभा जी बिल्कुल आप भी इसके अंदर में आ सकते हो, जितने भी लोग हैं। ओके,
जी, पेड के अंदर में क्लासेस जो है वो आपकी जो जो बैच है, मेन बैच है, उसके अंदर में होती रहेंगी। तो जो बच्चे भी चाहते हैं जैसे अगर वो रिवीजन बैच ले लिए और वो चाहते हैं मेन बैच, तो वो मेन बैच के अंदर में मतलब आप आ सकते हो, मेन बैच के अंदर में वहाँ पर में चलता रहेगा आपका। बाकी जो रिवीजन बैच है उसमें रिवीजन होती रहेंगी, ताकि जो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है, कि एक एक्सपेंडिचर आता है। और आप जो बच्चा ये कहेगा कि सर हर चीज़ जो है वो फ्री होनी चाहिए, वो एक बार जो है ना वो एक एफिडेविट मेरे को लिख कर दे दे, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर में 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दी, या 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दीजिए, ठीक है, कि आप जो है सरकार से कभी भी एक भी पैसे नहीं लोगे आप अपना घर चलाने के लिए, ठीक है, आप अपना कोई भी पैसे नहीं लोगे, आपका कोई भी जो भी लागत आती है, आप स्कूटर से जाओगे स्कूल और आओगे, ऑटो का भाड़ा जो होता है वो भी आप अपने पास से दोगे, ठीक है, ये आप मेरे को एक बार लिख कर दे देंगे, जो भी बच्चा ये बोल रहा है, ठीक है, उसको मैं फ्री मेड कर दूंगा। लेकिन मेरे को आधार कार्ड के साथ में, पैन कार्ड के साथ में और 500 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर में लिख के दे देना मेरे को बस, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, बाय। कुमारी संध्या बोल रही कि सर ऐसा तो कोई नहीं करेगा, तो फिर ऑब्वियस ही बात है ना, ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।